नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से आज की इस तासिका में मैं सुस्लादी आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 6 के लिए वसंत भाग 1 में संकलित पाठ क्रमांक 10वां देखा था, जिसका नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। थोड़ा सा पुनर्अध्ययन करते हैं कि पिछली तासिका में हमने क्या देखा था, ताकि हम आगे बढ़ सके। पिछली तासिका में हमने झांसी की रानी, यह जो कविता है, इस कविता का सार देखा था। सार देखने के बाद हम कविता की ओर आगे बढ़े थे। जैसे कि हमने प्रथम कुछ काव्यांश में यह देखा था कि कवयित्री ने यह बताया था कि अंग्रेजी शासन जो है, उस शासन में जकड़े भारत की जो दशा है वह किस प्रकार से हो गई थी, इसका वर्णन कवयित्री ने अपनी इस कविता की कुछ पंक्तियों में किया था। परतंत्रता की जो बेड़ियां हैं, उन बेड़ियों को तोड़ने की जो तीव्र इच्छा होती है मन में, वह तीव्र इच्छा भारतवासियों के मन में जागृत हो चुकी थी। सन 1857 में स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों में लक्ष्मीबाई जो थी वह प्रमुख थी। आगे हमने यह देखा था कि लक्ष्मीबाई जो है, उनका बचपन किस प्रकार से बीता, उसका वर्णन जो है या उसका उल्लेख जो है आगे की काव्यांश में किया गया था। जैसे कि आगे की काव्यांश में यह बताया गया था कि रानी लक्ष्मीबाई जो है, उनके प्रिय खेल कौन कौन से हैं। तदपश्चात हमने यह देखा था आगे के काव्यांश में कि कवयित्री जो है, कवयित्री ने लक्ष्मीबाई के बचपन के जो प्रिय खेल हैं उनका भी उल्लेख यहाँ किया था। जैसे कि उन्होंने इसका उल्लेख करते समय प्रस्तुत पंक्तियों में बताया था कि लक्ष्मीबाई ऐसी साक्षात वीरता का अवतार थी कि उन्हें देखने के बाद यह लगता था कि एक तो यह लक्ष्मी है या दुर्गा का अवतार है। उसकी तलवार का वार देखकर जो मराठे हैं वह बहुत प्रसन्न हो उठते थे। बचपन से ही लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल जो थे वह नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना बनाना, शिकार करना, सेना को घेरना और किलों को तोड़ना। लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र की कुल देवी की उपासिका थी। वह दुर्गा की भी आराधना करती थी और बुंदेलखंड के बुंदेलों के द्वारा लक्ष्मीबाई की यह जो कथा थी वह कथा सुनाई जाती थी। जो अर्थात लक्ष्मीबाई जो है वह पुरुषों के समान अंग्रेजों से डटकर युद्ध लड़ी थी। तो बच्चों, पिछली तासिका में हमने झांसी की रानी इस कविता में इतना ही देखा था। यह था हमारा पुनर्अध्ययन कि पिछली तासिका में हमने क्या देखा था। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी कविता की ओर आगे। मैं कुछ काव्यांश जो है वह पढ़ रही हूँ बच्चों, आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में उसे उंगली रखकर ध्यान से देखना है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेल की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, यही जो पंक्तियां हैं वह मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बूंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह जो काव्यांश है
इस काव्यांश में आए हुए जो कठिन शब्दार्थ है वह इस प्रकार से है, जिन्हें आपको पेंसिल से आपकी पाठ्यपुस्तक में अधोरेखांकित करके उनके अर्थ लिख के लेने हैं। प्रथम कठिन शब्दार्थ है वैभव, अर्थात धन संपत्ति या ऐश्वर्य। दूसरा है विरुदावली, अर्थात बड़ाई या यश के गीत। पुनः एक बार मैं यह कठिन शब्दार्थ बता रही हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों। कठिन शब्दार्थ प्रथम वैभव, अर्थात धन संपत्ति या ऐश्वर्य। दूसरा है विरुदावली, अर्थात बड़ाई या यश के गीत। प्रस्तुत यह जो काव्यांश है इसके लिए संदर्भ जो है वह पूर्ववत होगा। मैं पुनः एक बार वह संदर्भ आपको सुनाती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 की झांसी की रानी कविता से ली गई है। इसकी रचना भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू ने की है। यह कविता कवयित्री की प्रसिद्ध पुस्तक मुकुल से ली गई है। अब यह जो काव्यांश है, इस काव्यांश में जो प्रसंग आया हुआ है वह इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने लक्ष्मीबाई के विवाह का वर्णन किया है। इसके पहले जो काव्यांश था उसमें उनके बचपन का उल्लेख किया गया है। उनके बचपन में उन्हें जो खेल पसंद थे, उनके प्रिय खेलों का वर्णन किया गया है। परंतु अभी मैंने जो काव्यांश पढ़ा, इस काव्यांश में लक्ष्मीबाई का जो विवाह हुआ था उस विवाह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो यह जो काव्यांश है उसका अर्थ देखते हैं बच्चों। चलिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई की सगाई झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गई। ऐसा लगा मानो वीरता की सगाई धन दौलत के साथ हो गई। लक्ष्मी का विवाह हो गया। अब देखिए, यह जो काव्यांश है हमने संदर्भ में या प्रसंग में यह देख लिया कि प्रसंग कौन सा है कि लक्ष्मीबाई का जो विवाह हुआ था उस विवाह का वर्णन इस काव्यांश में किया गया है। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में जो कवयित्री है वह कहती है या बताना चाहती है कि लक्ष्मीबाई की जो सगाई थी वह सगाई झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव उनके साथ हो गई थी। और जब इनकी सगाई झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गई तो उसे या ऐसा लग रहा था मानो कि वीरता की सगाई अर्थात लक्ष्मीबाई, वीरता या अर्थात लक्ष्मीबाई, क्योंकि लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी, युद्ध करने में वह पारंगत थी, अनेक कलाओं को उन्होंने अपनाया था। तो यहाँ पर कवयित्री कहती है कि जब उनकी सगाई हो गई तो मानो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो वीरता है, वीरता अर्थात रानी लक्ष्मीबाई, उनकी सगाई किसके साथ हो गई है? धन दौलत के साथ हो गई है। धन दौलत अर्थात गंगाधर राव जो थे, जो झांसी के राजा थे ना गंगाधर राव, उन्हें धन दौलत कहा है। तो कवयित्री कहती है कि मानो वीरता की सगाई किसके साथ हो गई है? धन दौलत के साथ हो गई है। अर्थात लक्ष्मीबाई की सगाई किसके साथ हो गई है? गंगाधर राव के साथ हो गई है। लक्ष्मीबाई का जो विवाह है
वह गंगाधर राव जी के साथ संपन्न हो जाता है। विवाह के बाद लक्ष्मीबाई झांसी आ गई। जिस प्रकार से विवाह के पश्चात हर लड़की को अपने ससुराल जाना पड़ता है, उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह भी विवाह के पश्चात झांसी में आ गई। संपूर्ण जो झांसी थी उस झांसी में खुशियां मनाई गई, क्योंकि उनकी राजा का विवाह हो चुका था, रानी उनके यहाँ आई थी। तो संपूर्ण झांसी में खुशियां मनाई जा रही थी। किस बात की खुशियां मनाई जा रही थी? कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव जी के साथ हुआ था। इस बात की खुशियां पूरी झांसी में मनाई जा रही थी। राजमहलों में बधाई गीत गाए जाने लगे। खुशियां तो सर्वत्र मनाई गई, सर्वत्र खुशी का वातावरण था। तो राजमहल में भी क्या होने लगी? खुशियां मनाई जाने लगी। कैसे? तो बधाई गीत जो होते हैं वह बधाई गीत राजमहल में गाने लगे, लोग बधाई गीत गाए जाने लगे। और वीर योद्धा जो है बुंदेलों के यश का गान गाया जाने लगा। वीर योद्धा जो थे वह बुंदेलों के यश का गान गाया जाने लगा। ऐसा लगा जैसे चित्रा को पति के रूप में अर्जुन और दुर्गा को शिव मिल गए हो। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव जी जो है, इनकी जोड़ी शिव पार्वती के समान लग रही थी। जैसे कि चित्रा ने अर्जुन को पति के रूप में प्राप्त कर लिया हो, वैसे झांसी की रानी ने यानी कि लक्ष्मीबाई ने गंगाधर राव को प्राप्त कर लिया था। और जिस प्रकार से दुर्गा और शिव मिल गए हो, दुर्गा और शिव जिस प्रकार से मिल गए हो लगता है, उसी प्रकार से इन्हें देखने के बाद ऐसे लग रहा था कि रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव शिव और पार्वती के समान प्रतीत हो रहे थे। तो हमने बूंदेले हर बोलों के मुंह से यह कहानी सुनी थी कि वह लक्ष्मीबाई जो थी वह वीर योद्धाओं के समान वीरता के साथ लड़ी थी। डरकर पीछे हटी थी क्या? कतई ही नहीं। रानी लक्ष्मीबाई वीर योद्धा जिस प्रकार से सामना करते हैं दुश्मनों का, उस प्रकार से उसने दुश्मनों का सामना किया था और काफी वीरता के साथ उसने लड़ाई की थी। अगला जो काव्यांश है वह मैं पढ़ रही हूँ, आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में ध्यान से देखना है, वहां पर उंगली रखी है और जैसे जैसे मैं वह पंक्ति पढ़ती जाती हूँ आप ध्यान देते जाइए। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यही काव्यांश में पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी।
बूंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह जो काव्यांश मैंने पढ़ा है, इस काव्यांश में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। वह इस प्रकार से है जिन्हें आपको पेंसिल से अधोरेखांकित करके उनके अर्थ लिख के लेने हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में। कठिन शब्दार्थ: प्रथम, उदित अर्थात उगना। दूसरा, सौभाग्य अर्थात अच्छा भाग्य। तीसरा, मुदित अर्थात प्रसन्न। चौथा, कालगति अर्थात मृत्यु की चाल। पांचवा, विधि अर्थात भाग्य। पुनः एक बार मैं यहां कठिन शब्दार्थ दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। उदित अर्थात उगना। दूसरा, सौभाग्य अर्थात अच्छा भाग्य। तीसरा, मुदित अर्थात प्रसन्न। चौथा, कालगति अर्थात मृत्यु की चाल। पांचवा, विधि अर्थात भाग्य। प्रस्तुत यह जो काव्यांश है, इस काव्यांश में जो संदर्भ है वह पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग जो है वह प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने लक्ष्मीबाई के विधवा होने का उल्लेख किया है। झांसी राज्य शोकपूर्ण हो गया था राजा के चले जाने के बाद। अब यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में जो कवयित्री है उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के विधवा होने का उल्लेख किया है। विधवा अर्थात जिस स्त्री का पति मर चुका है उसे विधवा कहा जाता है। तो रानी बाई लक्ष्मीबाई जो है उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, अर्थात गंगाधर राव जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनके मृत्यु के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो चुकी थी। तो इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और झांसी राज्य किस प्रकार से पूर्ण शोकपूर्ण हो गया था यह भी बताने का प्रयास यहाँ किया गया है। यह जो काव्यांश है उसका अर्थ देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री जो है वह कहती है कि विवाह के पश्चात लक्ष्मीबाई झांसी आ गई थी। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था कि हमारे भारतीय रिवाज के अनुसार जब विवाह होता है तो लड़की अपना मायका छोड़ के अपने ससुराल अर्थात अपने पति के घर चली जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री जो है वह कहती है कि विवाह के पश्चात, विवाह होने के बाद लक्ष्मीबाई झांसी आ गई थी। झांसी के सौभाग्य का उदय हुआ था, अर्थात जब लक्ष्मीबाई ने झांसी में प्रवेश किया गंगाधर राव के साथ विवाह करके तो झांसी में अच्छे दिन आ गए, झांसी का भाग्य अच्छा हो गया, अर्थात झांसी के सौभाग्य का उदय हो चुका था। महलों में प्रसन्नता छा गई थी क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी स्वरूप महल में प्रवेश कर चुकी थी। तो झांसी के सौभाग्य का उदय यहाँ हुआ था। लक्ष्मीबाई में माफ कीजिए, महलों में प्रसन्नता छा गई थी, सर्वत्र खुशी का वातावरण था। किंतु दूसरी ओर धीरे धीरे दुर्भाग्य के बादल भी घिरते चले जा रहे थे। धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो दुर्भाग्य है उस दुर्भाग्य के बादल भी घिरते घिरते आए थे। अब
लक्ष्मीबाई के जीवन में समय चक्र जो होता है वह दुख की काली घटाएं लेकर आया। समय चक्र हमें कौन से दिन दिखाएगा यह हमें नहीं पता होता है, वह तो केवल उसे और ईश्वर को ही पता होता है। तो यहाँ कवयित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई के जीवन में समय चक्र जो होता है वह समय चक्र दुख की काली घटाएं लेकर आया था। राजा की अकाल मृत्यु हो गई। राजा की अकाल मृत्यु, अकाल अर्थात समय से पहले। हाय, रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। राजा के अकाली चले जाने से या राजा की अकाली मृत्यु होने से रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह क्या हो चुकी थी? विधवा हो चुकी थी। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां पहनना अच्छा नहीं लगा। अब कवयित्री ने कहा है कि जो हाथ तीर चलाते थे, युद्ध करते थे, उन हाथों में चूड़ियां पहनना यह विधि को भी नहीं अच्छा लगा, विधि को भी रास नहीं आया। राजा की अकाल मृत्यु हो गई थी और रानी लक्ष्मीबाई जो है राजा की मृत्यु के पश्चात विधवा हो गई थी। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले जो हाथ है, इन हाथों में या तलवार पकड़ने वाले जो हाथ थे, इन हाथों में चूड़ियां पहनना अच्छा नहीं लगा, ऐसा कवयित्री यहाँ कहती है। भाग्य को भी उस पर दया नहीं आई। अब देखिए, जो भाग्य होता है उस भाग्य को भी लक्ष्मीबाई पर दया नहीं आती है, ऐसा यहाँ पर कवयित्री हमें बताती है। राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए। अब राजा गंगाधर राव की कोई संतान नहीं थी और संतान न होने के कारण कभी भी उन्होंने लक्ष्मीबाई को दूर नहीं किया। हमेशा वह रानी के साथ ही रहे हैं। भाग्य को भी उस पर दया नहीं आई, यानी कि भाग्य को भी ऐसा नहीं लगा कि थोड़ी सी दया इस पर भी करनी चाहिए। यह सब कहानी जो है वह हमने क्या की थी? बूंदेले हर बोलों के मुंह सुनी थी। यह कहानी हमने किससे सुनी थी? बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी थी। अगले जो काव्यांश है वह कुछ इस प्रकार से है। बच्चों, आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में उंगली रखकर उसकी ओर ध्यान देना है। ध्यान दीजिए। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यही जो काव्यांश है वह मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ। बच्चों, आप ध्यान से आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाए। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह
हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत जो काव्यांश है इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं वह इस प्रकार से है। आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में उसे पेंसिल से अधोरेखांकित करके उसके अर्थ लिख कर लेने हैं। प्रथम है हर्षाया अर्थात प्रसन्न होना। दूसरा है अश्रुपूर्ण अर्थात आंसू से भरी हुई। यही कठिन शब्दार्थ मैं पुनः एक बार दोहराती हूं। प्रथम हर्षाया अर्थात प्रसन्न होना। दूसरा है अश्रुपूर्ण अर्थात आंसू से भरी हुई। यह जो काव्यांश है इस काव्यांश का जो संदर्भ है वह पूर्ववत ही रहेगा। इस काव्यांश में जो प्रसंग है वह प्रसंग इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवयत्री है, कवयत्री ने राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी की जो दशा हुई थी उस दशा का वर्णन किया है। पुनः एक बार सुनिए। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों में कवयत्री ने राजा गंगाधर राव जी जो है उनके मृत्यु के पश्चात झांसी की जो दशा थी उस दशा का वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियां जो है उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार से है कि इन पंक्तियों में कवयत्री जो है वह कहती है कि झांसी के जो राजा थे उस राजा की मृत्यु से झांसी का राज्य सुनसान हो गया था। राजा की जब मृत्यु हुई थी वे निसंतान थे। लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। तुरंत उसने अंग्रेजी सेना के साथ झांसी के किले पर धावा बोल दिया। रानी को हराकर झांसी के किले पर पताका फहरा दी। जिन राज्यों का कोई उत्तराधिकारी न था उन राज्यों को वह अपने राज्य में मिला लेता था। बुंदेले हर बोलों के मुंह से लक्ष्मीबाई की यह कहानी हमने सुनी थी। देखिए यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं या जो काव्यांश है इसमें कवयत्री जो है वह कहती है कि झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव जी इनकी अकाली मृत्यु हो जाती है और अचानक इनकी मृत्यु से जो झांसी का राज्य होता है वह सुनसान हो जाता है, वीरान हो जाता है। मानो वहां की खुशियां ही सब वहां से निकल गई हो या लूट गई हो। राजा की जो मृत्यु है वह मृत्यु हो गई थी तो राजा उस समय निसंतान थे। निसंतान अर्थात राजा की कोई संतान नहीं थी। ना राजा को कोई पुत्र था ना कोई पुत्री थी। अर्थात राजा की जब मृत्यु हुई तो राजा उस समय निसंतान थे। लॉर्ड डलहौजी जो है डलहौजी को यह एक अच्छा अवसर मिल गया कि राजा की कोई संतान है ही नहीं तो राज्य जो है अर्थात जो झांसी है उस पर किसका अधिकार होगा? किसी का नहीं, क्योंकि राजा निसंतान मर चुके थे। तो यह एक अच्छा अवसर मिल गया था
था डलहौसी को, तो यह जो डलहौसी था अर्थात जो अंग्रेज अधिकारी था वह मन ही मन में काफी हर्षाया अर्थात बहुत प्रसन्न हो चुका था। यह जो डलहौसी है वह तुरंत अंग्रेजी सेना को अपने साथ लेता है और झांसी का जो किला है उस किले पर धावा बोल देता है। झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उसे हराकर इस डलहौसी ने झांसी का जो किला है उस किले पर अपना पताका फहरा दिया था। जिन राज्यों का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है उन राज्यों को यह डलहौसी जो है वह क्या करता था, अपने राज्य से जोड़ देता था, अपने राज्य में वह उन राज्यों को मिलाता था और इस प्रकार से वह उन राज्यों पर अपना कब्जा कर लेता था। ठीक झांसी के बारे में भी ऐसा ही हुआ। राजा की अकाल मृत्यु हो चुकी थी। राजा की जब मृत्यु हो चुकी तो पूरी जो झांसी है वह शोक में डूब चुकी थी। रानी जो थी वह निसंतान थी, राजा निसंतान मर चुके थे। इसीलिए अब प्रश्न यह था कि रानी निसंतान है तो राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, और रानी निसंतान है इसीलिए राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं था। तो यही अच्छा अवसर लॉर्ड डलहौसी को मिल गया, तो उसने झांसी पर धावा बोल दिया अर्थात आक्रमण कर लिया और आक्रमण करके उसने झांसी के किले पर अपना पताका फहरा दिया अर्थात अपना झंडा फहरा दिया। अब उसने क्या किया, अपना झंडा फहरा दिया। जिन राज्यों का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है उन राज्यों को यह लॉर्ड डलहौसी क्या करता था, अपने राज्य में मिला लेता था। और बुंदेले हर बोलों के मुंह से लक्ष्मीबाई की यही कहानी हमने सुनी थी, ऐसा कवयित्री ने यहाँ पर कहा है। तो आज हम इस कविता में यहीं पर रुकते हैं। कविता का अगला भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।